हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भाई इंडियन पॉलिटी का पार्ट सेकंड। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को पार्ट फर्स्ट देखना जरूरी है ताकि तभी जो है कंटिन्यूटी जो है इस सीरीज़ की बन पाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल्स वॉज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा ओरिजिनली सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर कितने पार्ट, कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल थे। तो ये थे भाई 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपको पता ही होगा कि आर्टिकल नंबर 368 जो है उसे हम हमारे संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने भी आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना भाई, वो मैं बार बार जानबूझकर रिपीट करने वाला हूँ ताकि जब भी ये सीरीज़ खत्म हो गई, मे बी इसके अंदर 10 पार्ट होंगे या 15 पार्ट होंगे, वो भी नहीं डिस्कवर हुआ है, लेकिन अगर जितने भी पार्ट होंगे मैं बार बार ऐसे जो आर्टिकल हैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपको ये आर्टिकल जो है टिप्स पे याद हो जाए। तो चलिए, ये तो हो गया भाई आर्टिकल नंबर 368। अब हुआ क्या कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद आज हमारे संविधान के अंदर 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ओरिजिनली कितने थे। तो ओरिजिनली थे बाई पार्ट 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो 22 पार्ट थे उसमें जो पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो इन 5 पार्ट के बारे में तो भाई बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहले 5 के बारे में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू देखते रहेंगे और साथ में अगर इसकी चार्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी बार बार देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यानी कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो सबसे पहले दिया हुआ, हम बारी बारी से देखेंगे भाई कि सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। तो ये पार्ट 2 में आता है, आर्टिकल नंबर 5 से 11। तो इसमें कौन सा पार्ट दिया हुआ है, सेकंड। इसका मतलब कि ये सही है। हमने नोट लिखा हुआ है भाई, नोट पे ध्यान देना कि कौन सा सही मैच नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। उसके बाद बात करता है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये पार्ट 3 के अंदर है, इसमें पार्ट 3 के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 के ए के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, पार्ट 6 दिया हुआ है। ये पार्ट 6 में नहीं है, पार्ट 4 ए के अंदर है। ध्यान रखिएगा, रोमन में लिखा हुआ है, ये 1 इधर आएगा ना कि इधर, यही इसके अंदर कन्फ्यूजन है। तो चलिए, आंसर तो हमें पता लग गया भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ये गलत मैच है। और जो स्टेट है वो पार्ट 6 के अंदर होता है, आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया अभी, क्योंकि इसके अंदर नोट पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना। और ये डेडिकेटेड शेड्यूल है जो हमारे चैनल का, वो यही है कि आपको ट्यूसडे और फ्राइडे को वीडियो डेफिनेटली मिलेंगी। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं और टेलीग्राम पे हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डालता रहता हूँ और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, और टेलीग्राम के अंदर इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। यानी कि पीडीएफ पे जाइए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो जो भी है भाई, मैं पॉलिटी जितनी भी सीरीज चला रखी हैं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको इंडिया के आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान लगा के पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया हुआ भी, एक तरफ पार्ट दिए हुए हैं और उस तरफ उनके नाम दिए हुए हैं, तो हमको इसमें मैच करना है। चलिए हम एक एक करके देखेंगे भाई। जो हमारा पार्ट 15वां है वो हमारे इलेक्शन के बारे में बताता है भाई। तो पार्ट 15 होगा इलेक्शन के बारे में, यानी कि ऑप्शन ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो एक ए के अंदर 4 भाई एक ही में है। लो जी भाई, ये तो काम आसान हो गया हमारा। कई बार क्या होता है कि कम पढ़ा होता है, लेकिन वो भी अगर अच्छे से पढ़ा हो तो उससे भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देख लो, ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे कि हमको सिर्फ इलेक्शन के बारे में अगर नॉलेज थी तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे। चलिए भाई, क्वेश्चन का आंसर तो पता लग गया, लेकिन फिर भी हम एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्ट हमारा 16वां है वो स्पेशल प्रोविजन है रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस के बारे में। 17वां आता है जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। उसके बाद 18वां आता है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में कई क्वेश्चन भाई मैंने मैचिंग के लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं क्योंकि इनमें कम क्वेश्चन में हम लोगों को नॉलेज ज़्यादा मिल सकती है। अब क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन हमें इसके बाद अंदर भी 4 पार्ट के बारे में जानने को मिला। इसलिए हमें क्या हुआ कि कम टाइम के अंदर, यानी कि टाइम हमारा कम लग रहा है लेकिन नॉलेज जो है हमें अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है भाई, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है इनको मैच करना है।
पहले मैं दिखाता हूँ आपको भाई शेड्यूल क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब तक 12 शेड्यूल बने हैं, ओरिजिनली 8 थे, अब 12 हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेड्यूल फोर्थ की। तो फोर्थ शेड्यूल भाई किसके बारे में बता रहा हूँ, ये रहा फोर्थ शेड्यूल। कंटेन प्रोविजन एज टू द एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। आपको पता है भाई काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा। तो अगला देखते हैं हम लोग इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कि फोर्थ के अंदर हम देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि ए का आंसर जो है 3 होगा। तो इसमें भी हम लोग इजीली देख सकते हैं भाई ए का आंसर 3 जो है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 6 में की। 6वां जो है वो बताता है ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है, 8वां बताता है लैंग्वेजेस के बारे में, और 9th बताता है लैंड रिफॉर्म के बारे में। यानी कि फोर्थ का तो हम लोग देख ही चुके थे कि काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए है, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये तो है 1 से 12 हमारे प्रोविजन, सॉरी शेड्यूल जो भी हैं। और इनको याद करने की ट्रिक ये भी है अभी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हम टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, ई से हम लोग उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, थर्ड अफर्मेशन यानी कि उनके ओथ के बारे में बात करेंगे, चौथा राज्यसभा की सीट कितनी होंगी, शेड्यूल एरिया की कितनी सीट होंगी, शेड्यूल अदर एरिया जो है उसके बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत बार पूछा गया कि 22 लैंग्वेज है हमारे अंदर भाई 8वें शेड्यूल के अंदर, लैंड रिफॉर्म के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से हम पंचायत के बारे में, और एम से हम म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो ये जो है इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग इसको नोटबुक में बता सकते हैं, क्योंकि 7 शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो भाई कि इसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में ये होती क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। अब 10th शेड्यूल के बारे में देखेंगे भाई, ये काफ़ी समय पहले की बात है। अगर मैं 90s के बारे में बात करूँ तो उस समय पर हरियाणा के एक एमएलए थे भाई, जिनका नाम था गया लाल, ठीक है। इन्होंने कुछ ही दिन के अंदर भाई 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। पार्टी बदलने का कारण क्या है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं पार्टी बदलने का कारण होता क्या है, मान लीजिए कोई ए पार्टी का कोई एमएलए है या फिर एमपी है, बी पार्टी के अंदर एमएलए एमपी की ज़रूरत है मेजोरिटी साबित करने के लिए, तो वो ए पार्टी के जीते हुए एमएलए, क्योंकि एमएलए तभी बनेगा भी जब जीतेगा, तो इन बंदों को जो है अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। डिफरेंट तरह के लालच दे सकता है, जैसे कि पैसे का लालच दे सकता है, या फिर इनको बोले कि आप हमारी तरफ आइए, आपको मंत्री का जो पोर्टफोलियो होगा हम आपको मंत्री बना देंगे, मंत्री परिषद के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह के कई तरह के उनको जो है लालच दिए जाते हैं, जिस कारण जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर एक नया लॉ बना। लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भाई, ये 52वें अमेंडमेंट के दौरान ये लॉ बना, जो कि 1985 के अंदर आया। ये था कि अगर कोई भी एमपी जो है अपनी पार्टी जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में मिल जाएगा तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये पावर किसके पास है भाई, ये है स्पीकर के पास पावर, यानी कि जो भी उस असेंबली का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके पास ये पावर है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दे। और साथ में पहले ये था कि अगर मान लीजिए कोई अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दे देता है, यानी कि कोई पार्टी का एमएलए है, एमपी है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसी बात के लिए, मान लीजिए कोई बात का या फिर कोई वोट पड़ रही है या फिर किसी बात के बारे में रिव्यूज लिया जा रहा है, अगर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी बोलता है तब भी उसके डिस्क्वालीफाई जो है कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि अगर उस पार्टी का 1/3, मान लीजिए किसी पार्टी के अंदर 30 एमएलए हैं, अगर उसका 1/3 टूट कर यानी कि 10 एमएलए किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये था भाई 1985 के दौरान। लेकिन बाद में इसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ 91st अमेंडमेंट में, जो कि 2003 में हुआ। पहले जो ये 1/3 था इसको बदल कर अब 2/3 कर दिया गया, यानी कि अब अगर मैं एग्जांपल 30 की लूँ तो इसमें क्या होगा, 30 में से 20 एमएलए जो हैं दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उस केस में उनकी सदस्यता जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैंने इसका जो अलग से क्वेश्चन लिया है। तो 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7th शेड्यूल में क्या है भाई, 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है और एक स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, यानी कि सेंटर के पास पावर है उसकी पूरी कि वो उसके अंदर कितने भी चेंजेस कर सकता है। स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट में कि स्टेट ही इसके पास पावर है उसको अंदर मतलब उसके ऊपर लॉ बनाने की। तो स्टेट लिस्ट में आते हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। यूनियन लिस्ट में आते हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। हालांकि इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं।
और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों के पास पावर होती है जॉइंटली लॉ बनाने के लिए। उसमें आ गया एजुकेशन, आ गया फॉरेस्ट, आ गया ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में, यानी कि लैंड किसके अंदर आता है भाई, तो लैंड आता है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर। कुछ पॉइंट ये भी है कि इंश्योरेंस, सेंसस, रेलवे ये यूनियन लिस्ट में आता है। और एक बात देखने वाली ये है भाई कि रेलवे आता है यूनियन लिस्ट में, लेकिन जो रेलवे पुलिस आती है वो स्टेट के अंदर आती है, क्योंकि मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था कि जो पुलिस है वो स्टेट के अंदर आती है। आपने केस देखा होगा कि भाई कई बार केजरीवाल जी बोलते हैं कि मेरे को दिल्ली की जो है पुलिस चाहिए, क्योंकि दिल्ली क्या है कि यूटी है। यूटी है इसका मतलब सेंटर के अंदर आती है। अगर सेंटर के अंदर आएगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की पुलिस भी जो है वो सेंटर के अंडर आएगी। और यूटी होने के कारण उसकी भाई विधानसभा है, तो केजरीवाल जी के पास वहाँ की दिल्ली पुलिस जो है उसका कमांड जो है उनके पास नहीं है, जिसके लिए वो काफ़ी बार अनशन यानी कि जो भी हड़ताल करते हैं वो कर चुके हैं। लैंड स्टेट के अंदर आएगा और गैस भी जो है स्टेट लिस्ट के अंदर ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई विच ऑफ द स्टेट। पहले मैं आपको 6वें शेड्यूल के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो भाई 6 शेड्यूल बताता है, कंटेन प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट के जो ट्राइबल एरिया हैं उसके बारे में बताता है भाई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेट वो नहीं है। तो भाई 4 स्टेट के नाम आपको पहला पता है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कि मणिपुर नहीं है, ये नाम है मिजोरम। आई होप ये भी क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपर्ली मैच, यानी कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो भाई एक एक करके हम फिर से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, यूपीएससी है 315 के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है 300, अगर यहाँ पे 124 होता तो हम इसको ठीक करते हैं, 318 है तो इसका मतलब ये गलत है। यूपीएससी है 315, यहाँ लिखा है 332, यानी कि ये भी गलत है। अटॉर्नी जनरल आता है 76(1) के अंदर, ये भी गलत है। तो भाई ये सही हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक अलग से पूरा टॉपिक जो है इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। यहाँ पे एक आपको आई बटन दिखेगा, यहाँ पे जाकर आप लोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है मैच द लिस्ट। आर्टिकल नंबर 14 ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, आप इजीली देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का एक ही है भाई, अगर हम ध्यान रखें तो आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद है 36 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि 12 से 35 तक तो भाई फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जस्ट फंडामेंटल राइट्स के बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, यानी कि हम फिर से अगर ध्यान से देखें तो आर्टिकल नंबर 14 हो गया राइट टू इक्वालिटी, 36 हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 74 होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और आर्टिकल नंबर सॉरी ये आई थिंक कुछ गलत हुआ भाई, जो हमारा आर्टिकल नंबर 74 है ये होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, और 368 होगा अमेंडमेंट प्रोसीजर। भाई 368 फिर से ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ए का जो है 3rd है, बी का 4th, सी का 2nd और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि कौन सबसे सही मैच है। आर्टिकल 17 डिस्कस करता है छुआछूत को खत्म करने बारे में, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 78 डिस्क्राइब करता है कि पीएम की ड्यूटी है ये कि इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट है, तो पीएम जो है भाई इन दोनों के बीच की कड़ी है। उसके बाद है 192 करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इन स्टेट असेंबली। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इन तीनों के बारे में जो है यहाँ चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी करने के लिए भाई ये पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल जो है इमरजेंसी से बिलोंग करते हैं। 352 आता है नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 आता है स्टेट इमरजेंसी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए, और 360 आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ये तीनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास हैं। ये भी तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद है बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे देश का नाम किस नाम से जो है उसके अंदर मेंशन कर रखा है भाई। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 1 देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत,
यानी कि इंडिया के दो नाम, हमारे देश के दो नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, इंडिया और भारत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हिंदुस्तान के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ भाई, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान भी है, लेकिन मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ दो ही नाम मेंशन है, इंडिया और भारत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 4 वर्ड है भाई, इनका फिर बाद में सीक्वेंस बताना है। एज गिवन इन प्रेम्बल। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ क्वेश्चन दिखाने से पहले। ये हमारा प्रेम्बल है भाई, इसके अंदर हम इजीली देख पा रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा क्वेश्चन इसी तक है तो मैं इसी तक ही बात करूंगा। तो सबसे पहले वर्ड आता है सोवरन। तो यानी कि सोवरन क्या होगा सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सोशलिस्ट, फिर आता है सेकुलर। यानी कि हम बात करेंगे सबसे पहले आएगा सोवरन, फिर आएगा सोशलिस्ट, फिर आएगा सेकुलर यानी कि डी। सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, और फिर बचा हुआ रह गया भाई बी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ये भाई यूपीएससी लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42वें अमेंडमेंट के दौरान, जो कि 1976 के अंदर हुआ था, 3 नए वर्ड ऐड किए थे। सोशलिस्ट जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेकुलर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इंटीग्रेटिव वर्ड ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं हमारे प्रोविजन के अंदर, यानी कि हमारे प्रेम्बल के अंदर ये वर्ड जोड़े गए थे। अगर मैं इंटीग्रेटिव वर्ड की बात करूँ तो भाई आप लोग देख पा रहे हैं इंटीग्रेटिव वर्ड ये रहा, ये जो है वर्ड हमारे 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे जोड़े गए थे। उसके बाद है हु हैज़ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट, यानी कि किसने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान हमारा एक पवित्र डॉक्यूमेंट है। तो ये कहा गया है भाई बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि हम भारतीय हैं पहले और अंत में, यानी कि हम भारतीय रहने वाले हैं, या हम शुरू की बात करें या बाद की बात करें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रेम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्ड किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्रेम्बल जो है हमारा भाई बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये केस था भाई केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसके बारे में केबीसी के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन भी, लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, जहाँ तक मेरे को याद है। उसमें हुआ क्या था कि भाई एक 13 जजेस की बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने प्रेम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का करार दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनके इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है प्रेम्बल के अंदर नहीं यूज हुआ है। सोशलिस्ट हुआ है भाई, मैंने बताया अभी, सेकुलर भी हुआ है, सोवरन भी हुआ है। तो पब्लिक वेलफेयर के बारे में, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके बारे में बात करता है कि पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाई पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन हमारे प्रेम्बल के अंदर पूछा हुआ है कि प्रेम्बल के अंदर कौन सा वर्ड नहीं है, तो पब्लिक वेलफेयर नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भी ये था आज का हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करें तो कारण जरूर बताएं भी, ताकि मैं चेंजेस ला सकूं। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में हैं तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आने वाले ही हैं, तो ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग भी, जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।